हे दोस्तों, क्या आपका भी शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है? क्या आपके चुना हुआ शेयर लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है? अगर आपके साथ भी इनमें से कुछ ऐसा होता है तो उसका मेन प्रॉब्लम है कि आप कहीं ना कहीं एक स्टॉक को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी के बारे में डीप में, हाउ टू एनालाइज अ स्टॉक। एक स्टॉक को हम दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। फंडामेंटल एनालिसिस ये एक वो मेथड होता है जिससे हम किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, या कह सकते हैं हम किसी भी कंपनी के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो हम उसे फेयर वैल्यू या कह सकते हैं सही दाम, यानी कि किसी भी शेयर का सही दाम हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं वो उन सभी फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो एक शेयर की वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी या कंपनी की मैनेजमेंट आदि। बाकी अभी हम इन सब के बारे में थोड़ा आगे डीप में डिटेल में बात करेंगे या डीप में बात करेंगे। बाकी मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि फेयर वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। पर अभी हम कुछ समझते हैं जो मैं आपको इसका मेन गोल समझा रहा था, वो अभी हम देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर जो हमारी जो करंट मार्केट वैल्यू चल रही है अगर उससे ज़्यादा हुई, यानी कि इस टाइम शेयर अंडर वैल्यूड है। जैसे कि सपोज़ करते हैं कि अभी रिलायंस का शेयर, ये एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ये सच नहीं है, जैसे कि अभी रिलायंस का शेयर 800 रुपये चल रहा है, पर हमने इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड किया है, वो अभी 1000 बता रहा है। यानी कि इस टाइम जो रिलायंस का शेयर है वो अंडर वैल्यू है। यानी कि अगर हम उसको अभी ख़रीदते हैं तो आगे वो 1000 होगा तब हम उसको सेल कर देंगे उसकी रियल वैल्यू पे, या अगर वो 1200 हुआ तो उसकी जब वो ओवर वैल्यू जाएगा। तो अब हम ओवर वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ओवर वैल्यू यानी अगर अभी हमने रिलायंस का शेयर, जैसे कि अभी हमारा 800 हुआ था, अगर हम एज्यूम करते हैं कि इस टाइम भी वो 800 ही है, करंट वैल्यू मार्केट में उसकी वैल्यू 800 ही है, पर जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आई है वो इस टाइम 600 हुई, यानी कि इस टाइम शेयर अपना ओवर वैल्यू है। तो क्या आप किसी भी महंगी चीज़ को खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो अभी हम उसका वेट करेंगे जब वो अपनी मेन वैल्यू यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू पे आ जाएगा, तब हम उसको बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अभी आगे हम थोड़ा और डीप में चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो बेसिकली आप सबके माइंड में आता ही होगा हर बार जब भी आप कभी बिजनेस न्यूज़ में देखते हैं कि किसी बड़े फंडामेंटल एनालिस्ट ने ये बोला है कि आप इस शेयर को बाय करो, होल्ड करो या सेल करो। तो ये लोग किस बेस के ऊपर बोल रहे हैं, बेसिकली मतलब ये लोग किस चीज़ को देख के बोल रहे हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये लोग इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे बोलते हैं। इसको हम समझते हैं अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था रिलायंस के शेयर को, जो भी करंट में 800 रुपये चल रहा है, पर उन्होंने अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली है, वो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 आ रही है। अगर उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू अभी करंट प्राइस से ज़्यादा आ रही है, मतलब 1000 जो कि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, लेकिन जो भी करंट में उसका मार्केट प्राइस चल रहा है रिलायंस के शेयर का, वो भी 800 रुपीज़ है। तो यानी कि इस टाइम शेयर सस्ता मिल रहा है, यानी कि अंडर वैल्यू मिल रहा है। तो इस टाइम पे बड़े बड़े फंडामेंटल एनालिस्ट आपको बाय रिकमेंड करेंगे। और अभी हम इसी एग्जांपल को एक दूसरे कंडीशन में रख के देखते हैं। जैसे कि बड़े बड़े फंडामेंटल एनालिस्ट ने निकाला कि इंट्रिंसिक वैल्यू इस टाइम 600 आ रही है, पर करंट में मार्केट प्राइस चल रहा है 800 रुपीज़। तो इस टाइम पे आपको एनालिस्ट सजेस्ट करेंगे कि आप इसको सेल करो, क्योंकि ये गिरने वाला है। आप ये सोच रहे होंगे कि एनालिस्ट होल्ड का सजेशन कब देते हैं। एनालिस्ट होल्ड का सजेशन तब देते हैं जब एक शेयर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के बेहद ही करीब होता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के डिटेल में, फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस के दो फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। घबराइए मत, बहुत ही आसान है, बस आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। पहला है क्वांटिटेटिव फंडामेंटल्स, दूसरा है क्वालिटेटिव फंडामेंटल्स। आपको दोनों ही वर्ड्स में सिमिलर लग रहे होंगे, पर दोनों ही डिफरेंट हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहला है क्वांटिटेटिव फंडामेंटल्स, मतलब अगर आप इस वर्ड पे फोकस करें तो उसमें क्वांटिटी आ रहा है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जिसको हम नंबर्स की फॉर्म में काउंट कर सकते हैं या अमाउंट्स की फॉर्म में वो प्रेजेंट हैं। जैसे कि प्रॉफिट, प्रॉफिट नंबर्स में होता है। जैसे कि इस साल इस कंपनी का प्रॉफिट 500 करोड़ है, नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर 4800 करोड़ था। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव फंडामेंटल्स। ये वो फंडामेंटल्स हैं जो क्वांटिटेटिव फंडामेंटल्स में नहीं आते। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं मैनेजमेंट। अब अगर हम मैनेजमेंट को एनालाइज करते हैं तो क्या ये हमको नंबर्स में मिलते हैं? नहीं, क्योंकि ये एक नेचर है। ये प्रेजेंट तो होते हैं पर हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो,
पर अभी हम सभी फैक्टर्स को डिटेल्स में देखेंगे तो आपको ईजी लगेगा। बस आप वीडियो में बने रहिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव फंडामेंटल्स के फैक्टर्स की। पहला, मैनेजमेंट। हमने ये देखा है कि काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ बर्बाद हो जाती हैं क्योंकि उनका मैनेजमेंट बेकार होता है। अगर अभी हम रिसेंटली एग्जांपल लें, जो भी पास्ट में जल्दी ही हुआ है, येस बैंक का ले सकते हैं हम एग्जांपल। येस बैंक जैसे कि काफ़ी अच्छा शेयर था, 1700 के लेवल पे चल रहा था, पर जब गिरा तो बहुत गंदा गिरा क्योंकि उसका मैनेजमेंट ख़राब था। दूसरे नंबर पे आता है बिज़नेस मॉडल। बिज़नेस मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिज़नेस मॉडल्स में क्या आते हैं, होलसेलर्स, रिटेलर, उनके फ्रेंचाइजी, उनके डीलर्स, ये आते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स बनाती है और उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत है मार्केट में, पर अगर उनकी कंपनी के डीलर्स, होलसेलर्स अगर इंडिया के सभी अलग अलग जगह पे प्रेजेंट नहीं है तो उनका इतना अच्छा प्रोडक्ट लोगों तक कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है बिज़नेस मॉडल। तीसरे नंबर पे आता है वर्ल्ड्स इकोनॉमी। ये भी काफ़ी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सभी कंट्रीज़ आपस में अपने अधिकतर सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती हैं, यानी कि अपनी अपनी जीडीपी का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम गैस करते हैं कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे कि नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, ये डिप्रेशन में है। तो अगर बजाज ऑटो को, जैसे कि हम जानते हैं, वो अपना 40% माल अपना एक्सपोर्ट करती है इन नेबरिंग कंट्रीज़ में, अगर इनकी इकोनॉमी ही डाउन होगी तो बजाज ऑटो की सेल्स कम हो जाएगी और इससे बजाज ऑटो पे फ़र्क पड़ेगा, यानी कि उसके शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसको तीसरे नंबर पर रखा क्योंकि ये काफ़ी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चौथे नंबर पे हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी की। अगर हमारे खुद के देश की ही इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, अगर हमारा देश खुद ही इकोनॉमी के मामले में थोड़ा डाउन चल रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी शेयर्स की कीमत नीचे आ जाएगी। अभी अगर हम अपना रिसेंट एग्जांपल देखें तो कोविड क्रैश, उसमें हमारे देश की इकोनॉमी काफ़ी कम हो गई थी और आप देख सकते हैं कि मार्केट 12,000 से 7,500 तक गया था। यानी कि कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अगर इंडियन इकोनॉमी ही सही ना चल रही हो तो। पाँचवें नंबर पे हम बात करने वाले हैं सेक्टोरल वाइड ग्रोथ। ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सभी कंपनीज़ अपने किसी न किसी सेक्टर से बिलोंग करती हैं। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ये एफएमसीजी से बिलोंग करती है, सिप्ला फार्मा सेक्टर से, हीरो मोटोकॉर्प बजाज ऑटो से, ऐसे सभी न कभी शेयर्स किसी न किसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अभी हम एग्जांपल लेने वाले हैं टीसीएस का, यानी कि आईटी सेक्टर का। अभी आज से कुछ टाइम पहले आईटी सेक्टर काफ़ी डाउन था, इस वजह से टीसीएस भी डाउन था। लेकिन फ़िलहाल अभी आप सब जानते हैं कि आईटी सेक्टर की काफ़ी अच्छी बूम चली है, इसलिए टीसीएस भी ऊपर आ गया है अपने शेयर के करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखें तो फिफ्थ नंबर पे हमने सेक्टरल वाइड ग्रोथ रखा है। अगर कोई सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो उस सेक्टर की 90% या कहें तो लगभग 100% चांसेस हैं कि उस सेक्टर से जो बिलोंग करने वाली कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होंगी। छठे नंबर पे हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये एक काफ़ी अच्छा क्वालिटेटिव फंडामेंटल्स माना जाता है क्योंकि ये एक ऐसा एडवांटेज है जो पूरी कंपनी को चला सकता है अपने अकेले दम पर। जैसे कि हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं जायडस वेलनेस का। ये बेसिकली एक एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है जायडस वेलनेस, जो कॉम्प्लेन, शुगर फ्री जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर हम देखें तो शुगर फ्री ये एक ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में जो लगभग 100% मार्केट कैप्चर करता है। इसके टक्कर का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो शुगर फ्री को टक्कर दे, यानी कि जायडस वेलनेस अकेले शुगर फ्री के दम पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो ये एक एग्जांपल था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। आई होप आपको समझ में आया हो। सातवें नंबर पे हम बात करने वाले हैं फ्यूचर्स प्लान की। ये एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज माना जाता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर इसको समझाता हूँ। आप सब जियो के बारे में तो जानते ही हैं। जो जियो के जितने भी अब ऑल ओवर द इंडिया नेटवर्क्स हैं वो सब 5G को सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में आती है तो सबसे पहले जियो ही उसको रिलीज़ करेगा। ये एक फ्यूचर प्लान का एग्जांपल है। तो अगर आपको अब तक की वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैंने आपको जो बताए हैं ये 7 मेजर फैक्टर्स हैं क्वालिटेटिव फंडामेंटल्स के। तो अब हम आगे बात करते हैं क्वांटिटेटिव फंडामेंटल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव फंडामेंटल्स। इसमें बताने को काफ़ी कुछ है, पर मैं आपको सिर्फ वही मेन चीज़ें बताऊंगा जो काफ़ी अच्छे एनालिस्ट देखते हैं और उनसे ही कंपनी को जज करते हैं। बाकी और भी कुछ है पर वो आपको ज़्यादा काम नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे हम लेते हैं रिजर्व्स को। तो चलिए रिजर्व्स को समझने के पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है जिसकी सैलरी है 20,000 रुपीज़ पर मंथ, और जो उसके एक्सपेंसेस हैं यानी कि जो उसके खर्चे हैं वो हैं 15,000। यानी कि उसकी टोटल सैलरी में से टोटल एक्सपेंसेस जितने भी उस महीने में हुए उसको हटा देने के बाद उसका जो पैसा बचता है यानी कि 5,000 रुपीज़ उसके बचते हैं, वो उसकी सेविंग्स हुई। तो अब हम इसी एग्जांपल को हम मर्ज कर लेते हैं कंपनी के साथ। यानी कि एक कंपनी है जिसकी टोटल प्रॉफिट में से उसके टोटल एक्सपेंसेस हटा दिए जाएँ। यानी कि एग्जांपल की तरीके समझते हैं। जैसे कि हमने पहले में एग्जांपल लिया था एक पर्सन के बारे में जिसके हमने टोटल सैलरी में से उसके टोटल एक्सपेंसेस हटा दिए थे। जो 5,000 रुपीज़ बचे थे वो उसकी सेविंग्स थी। तो वही सेविंग्स रिजर्व्स कहलाती है कंपनीज के मामले में, अगर हम बैलेंस शीट को देखें। यानी कि एक कंपनी है, उसका टोटल एक्सपेंस हुआ जो भी सामान या प्रोडक्ट्स को बनाने में, और जो सामान सेल होने का जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में से अगर हम उसके टोटल एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो उसका जो बचा हुआ अमाउंट है वो रिजर्व्स कहलाता है। तो दूसरे नंबर पे आता है शेयर कैपिटल। पर शेयर कैपिटल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो अभी हमने लास्ट टाइम जो हमने अभी रिजर्व्स के बारे में देखा था, ये काफ़ी अच्छा फैक्टर है जिसको मैं खुद काफ़ी टाइम यूज़ करता हूँ। काफ़ी टाइम क्या, मैं इसको हर टाइम ही यूज़ करता हूँ। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले मैं ये देखता हूँ कि ओवर द टाइम इस कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं या नहीं। क्योंकि जिस कंपनी के पास ज़्यादा अच्छे रिजर्व्स हो जाते हैं वो कंपनी बोनस या डिविडेंड भी अनाउंस कर देती है, जो कि एक एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल वो अमाउंट होता है, या कहें तो ये वो फंड होता है जो इक्विटी से डायरेक्ट आता है। जैसे कि जब कंपनी कोई भी अपने शेयर लिस्ट करवाती है एनएससी या बीएससी पे, तो जो पैसा उनका आता है उस पैसे को शेयर कैपिटल कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये काफ़ी अच्छा फैक्टर है, क्योंकि जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा होता है, यानी कि जो कंपनी लार्ज कैप होती है वो कंपनी ज़्यादा अच्छा रिस्क फ्री कहलाती है। वो इसलिए क्योंकि अगर उस कंपनी के अंदर दम है तो मार्केट चाहे कितना भी क्रैश हो रहा हो वो कंपनी कभी भी डूबती नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अभी कोविड क्रैश के दौरान जो भी शेयर नीचे गिरे थे, जैसे कि अभी हमने हीरो मोटोकॉर्प का एग्जांपल लिया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके फंडामेंटल्स में कुछ भी खराबी है। वो बस पूरा इंडियन इकोनॉमी डाउन था, इस वजह से वो भी नीचे गिरा। चौथे नंबर पे आता है शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी कि नंबर ऑफ़ शेयर्स। कहें सिंपल वर्ड्स में बोलें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न। जिस भी कंपनी की मोर देन 50% शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं उस कंपनी को मैं ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। क्योंकि अगर कंपनी में कुछ भी ख़राब हुई या गड़बड़ी हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान प्रमोटर्स को उठाना पड़ेगा, जो कि बेसिकली होता नहीं है। हमने काफ़ी कंपनी देखी हैं जो डूबती हैं क्योंकि उनकी नंबर ऑफ़ प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम होती है उस कंपनी के। पर यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स प्रमोटर्स के पास है उनमें से कुछ भी गिरवी ना हो, यानी कि प्लेज ना हो। बेसिकली ये सब आपको बैलेंस शीट में दिख जाता है, तो आप इनको ध्यान से देखिए। क्योंकि अगर अगर वो शेयर गिरवी हुए तो फिर ये तो वही बात हो गई कि प्रमोटर्स के पास तो कुछ शेयर्स ही नहीं है। तो आप इस बात को ज़रा ध्यान से देखना कि कुछ भी शेयर्स गिरवी ना हो प्रमोटर्स के। पाँचवें नंबर पे आता है रेशियोज़। कुछ ऐसे रेशियोज़ हैं जो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को बारीकी से देखने के लिए। जैसे कि पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर, प्राइस टू बुक वैल्यू, और भी काफ़ी कुछ हैं। पर अगर रिटर्न ऑन इक्विटी आदि काफ़ी कुछ हैं, अगर उनके ऊपर मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आपको तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब मैं बात करने वाला हूँ अपने लास्ट फैक्टर के ऊपर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। काफ़ी एनालिस्ट इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हेरा फेरी करना इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो अगर मैं आपको इसे डीपली बताऊँगा तो जैसे कि मैंने बताया कि वीडियो लंबी हो, तो हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जो कि इसी के ऊपर आने वाली है, अपने लास्ट जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात की थी रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में। तो अब टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी हम उसी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।